फ्रेंड्स, दिस इज शिव मिश्रा एंड वेलकम्स यू ऑल ऑन दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का, जिसका नाम है मापन एवं मूल्यांकन। आज हम लोग केवल मापन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है और पूरा क्रियात्मक शोध, नवाचार और शैक्षिक मूल्यांकन का जो पूरा पेपर है वह इसी पे आधारित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में मापन का बहुत ज़्यादा ही महत्व है। हम हर कार्य के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यात्रा करते समय हमें दूरी, समय, गति, धन आदि का मापन करना पड़ता है। तो स्कूल में पढ़ाई के घंटों की संख्या तथा छात्रों की संख्या आदि पर ध्यान देना पड़ता है। अगर हमको बुखार हो गया तो हमारा तापमान मापना पड़ता है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसके माता पिता समय देखते हैं, समय का मापन होता है, उसके भार का मापन होता है। हमारे जीवन के हर पल पे मापन का उपयोग होता है। परंतु हम लोगों को जो इस टॉपिक में पढ़ना है वो भौतिक मापन नहीं पढ़ना है। फ्रेंड्स, हम लोगों को इसमें शैक्षिक मापन पढ़ना है, क्योंकि हम लोग टीचर बनने वाले हैं। हम लोग डीएलएड के छात्र हैं, हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य है कि बच्चों को कैसे शिक्षा दिया जाए और उनका कैसे शैक्षिक मापन किया जाए, और उनको अच्छी तरह से शिक्षा देने के लिए शैक्षिक मापन का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि शैक्षिक मापन कहते किसे हैं। तो दोस्तों, छात्र में निहित क्षमताओं और उनकी उपलब्धियों की मात्रात्मक अभिव्यक्ति को ही शैक्षिक मापन कहते हैं। मतलब दोस्तों, छात्र के अंदर जो भी उसकी गुण होते हैं, जो भी उसकी उपलब्धियां होती हैं, उसके अभिव्यक्ति करने की जो क्षमता होती है, उसको मात्रात्मक रूप में, दोस्तों इस मात्रात्मक जो वर्ड है इसको ध्यान रखिएगा। इस अगर ये आपने अपने परिभाषा में मात्रात्मक नहीं डाला तो आपकी शैक्षिक मापन की परिभाषा गलत हो जाएगी। तो छात्र में निहित क्षमताओं और उसकी उपलब्धियों का मात्रात्मक मापन जो होता है, मात्रात्मक मापन होता है, उसे क्या कहते हैं? शैक्षिक मापन। ठीक, छात्र में निहित क्षमताओं और उनकी उपलब्धियों का मात्रात्मक अभिव्यक्ति ही शैक्षिक मापन है और जिसे एक इकाई के रूप में पेश किया जा सकता है। तो दोस्तों, छात्र का जो जो भी उसकी उपलब्धियां, जो भी उसकी योग्यताएं हैं, जैसा भी वो परफॉर्मेंस करता है, उसको जब हम लोग मात्रात्मक रूप में मापते हैं तो उसको क्या कहते हैं? शैक्षिक मापन कहते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आप देखेंगे कि शैक्षिक मापन की परिभाषाएं ऐसी परिभाषाएं जो कुछ मतलब मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई है। उन परिभाषाओं को हम लोग जब क्वेश्चन आता है पेपर में, तो जब हम कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं को उसमें इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा जो है आंसर बहुत अच्छा बन जाता है और जो एग्जामिनर चेक करता है उसमें बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे कि जैसे थार्नडाइक हो गए, स्टीवेंसन, इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार। अब इसमें देखिए दो बात ध्यान रखना है। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की क्रिया है। अब इसमें दो बात आपको ध्यान रखना है कि स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की क्रिया। ठीक, मापन किसी स्वीकृत नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की क्रिया है। ये किसने कहा है? यस स्टीवेंसन और थार्नडाइक ने कहा है। ठीक, अब देखिए अगला एक मनोवैज्ञानिक जीसी हेल्मस्टेडर, इन्होंने कहा है कि मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता का मापन किया जा रहा है कि मात्रा का आंकिक वर्णन। देखिए दोस्तों, हर परिभाषा में मात्रात्मक या आंकिक, ठीक है, दो शब्द आ रहा है, अंकों में व्यक्त करना आ रहा है। ठीक है, तो अगर कहीं मापन की परिभाषा आपको लिखनी है तो उसमें अंकों जरूर डाल दीजिए कि इनको अंकों में व्यक्त किया जाता है। किसी भी गुणधर्म को अंकों में व्यक्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। ठीक, अगला परिभाषा जो कि ब्रेकफील्ड महोदय द्वारा दिया गया है कि मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है जिससे उस घटना की स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। ठीक है, ये ब्रेकफील्ड और मॉर्डॉक की परिभाषा है। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी वस्तु, अगर परिमाण है, किसी वस्तु का अस्तित्व है तो उसका मापन संभव है। ठीक, तो ओवरऑल मापन की परिभाषा क्या निकल के आई कि किन्हीं भी गुण धर्मों को, देखिए दोस्त, किन्हीं भी गुण धर्मों को निश्चित नियमों के अनुसार, ठीक है, अंक प्रदान करना। दो चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि निश्चित नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की क्रिया। किसी भी गुण का मापन करते हैं तो किसी भी गुण को निश्चित नियमों के अनुसार अंक प्रदान करने की क्रिया क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। आप ये परिभाषा लिख दे और किसी भी मनोवैज्ञानिक का नाम आपको याद रहे तो लिख दीजिए। वैसे इसको थार्नडाइक ने कहा और एस स्टीवेंसन ने कहा। फ्रेंड्स,
अब हम आगे देखें कि मापन के कितने प्रकार होते हैं। तो फ्रेंड्स, मापन के 3 प्रकार होते हैं। मापन के 3 प्रकार होते हैं, ठीक। पहला होता है निरपेक्ष मापन। पहला क्या होता है? निरपेक्ष मापन। दूसरा होता है सामान्यीकृत मापन और तीसरा होता है इब्सेप्टिव मापन। फ्रेंड्स, निरपेक्ष मापन को इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट मेजरमेंट। सामान्यीकृत मापन को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मेटिव मेजरमेंट और इब्सेप्टिव मापन तो खुद इंग्लिश में ही है, इब्सेप्टिव मेजरमेंट। अब हम पहले देखेंगे कि निरपेक्ष मापन किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट मेजरमेंट किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्त, इसकी परिभाषा यहाँ लिखी है। वह मापन जिसमें परम शून्य की संभावना हो, ठीक। ऐसा मापन जिसमें परम शून्य की संभावना, उसको क्या बोलते हैं? निरपेक्ष मापन बोलते हैं। अब परम शून्य की संभावना का मतलब क्या? जैसे कि हम तापमान मापते हैं, ठीक है। तो तापमान मापते हैं तो उसमें क्या, तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है और -4 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो सकता है। मतलब उस पैमाने में 0 आ सकता है। तो जिस पैमाने में 0 आ सकता है उसको क्या कहते हैं? निरपेक्ष मापन कहते हैं, ठीक है। इसमें जो 0 से अधिक होगा उसको धनात्मक बोलेंगे, जो शून्य से अधिक होगा उसको धनात्मक, और जो शून्य से कम होगा उसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक बोलेंगे। फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल है जैसे किसी स्थान का तापमान, किसी स्थान का तापमान, दाब। फ्रेंड्स, इसमें भौतिक राशियों का मापन किया जाता है, भौतिक राशियों का, ठीक। भौतिक राशियों का मापन किसके द्वारा किया जाता है? निरपेक्ष मापन के द्वारा। इसमें ही 0 की संभावना होती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि शैक्षिक मापन कभी भी निरपेक्ष मापन नहीं होता। शैक्षिक मापन क्या होता है? निरपेक्ष मापन नहीं होता है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि सामान्यीकृत मापन किसे कहते हैं। देखिए, अब निरपेक्ष का उल्टा क्या होता है? सामान्यीकृत मापन होता है। ऐसा मापन जिसमें परम शून्य की संभावना ना हो। निरपेक्ष में संभावना थी और सामान्यीकृत में क्या होगा? संभावना नहीं होगी परम शून्य की, मतलब 0 नहीं आ सकता इसका मान, ठीक। इसमें क्या होते हैं? प्राप्तांक एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते। अब जैसे मैं एग्जाम्पल आपको लेके समझाता हूँ। जैसे किसी छात्र का किसी विषय में प्राप्तांक, जैसे कोई एक छात्र है, वह गणित के पेपर में, मैथ के पेपर में वह 0 नंबर पाता है। तो 0 मार्क्स पाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी गणित विषय में जानकारी एकदम शून्य है, वह गणित विषय में कुछ नहीं जानता है। इसका मतलब खाली इतना ही है कि वह जो पेपर में क्वेश्चन आया उसको नहीं जानता था, लेकिन इससे ये मतलब नहीं निकलता कि वह गणित विषय के बारे में कुछ नहीं जानता। मतलब इसमें गणित विषय में उसकी बुद्धि 0 नहीं है, खाली वो उस पेपर में आए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब देखिए, अगला है इब्सेप्टिव मापन। इब्सेप्टिव मेजरमेंट क्या होता है? मापन की वह विधि है जिसमें मापनकर्ता को बाध्य चयन करना पड़ता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बाध्य चयन करना पड़ता है, ठीक। इस विधि के जनक कौन है? कैटल। इस विधि के जनक कौन है? कैटल। अब जैसे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि अगर किसी छात्र को सत्य, ईमानदारी व सहयोग को वरीयता क्रम में रखना है, किसी को 1 नंबर, 1 2 3 नंबर देना है तीनों में से, तो अगर मान लो वह सत्य को 1 नंबर दे रहा है, तो फिर ईमानदारी और सहयोग में इन दोनों में से किसी को 1 नंबर नहीं देगा, ठीक है। इसी तरह आगे भी, मतलब इसमें नंबर देना होता है, बाध्य चयन करना पड़ता है। जिसको एक बार 1 नंबर दे दिए, दूसरे को नंबर नहीं दे, ठीक दोस्त। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब देखिए, मापन के तत्व क्या होते हैं, मापन के कितने तत्व हैं या कितने अंग हैं। तो मापन के 3 तत्व हैं। मापन में कितने अंग हैं? 3। पहला मापनकर्ता, जो मापन करेगा, ठीक है। दूसरा किसी गुण का, जिस गुण का मापन करना होगा या जिस वस्तु का या जिस प्राणी का मापन करना होगा, ठीक। और तीसरा क्या होगा? मापन के उपकरण या विधियाँ। जैसे अब देखिए, पहला मापनकर्ता, मापन करने के लिए 3 चीज़ें जरूरी हैं। पहली बात तो जिस गुण का मापन करना है या जिस व्यक्ति का मापन करना है या जिस कार्य का मापन करना है वो उपस्थित होना चाहिए, ये। दूसरा, मापनकर्ता, एक मापने वाला उपस्थित होना चाहिए। और तीसरे नंबर क्या हो? कोई उपकरण चाहिए मापने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई मापन के अंग। अब देखिए, शैक्षिक मापन की विशेषताएं क्या हैं कि क्यों शैक्षिक मापन हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, ठीक। तो शैक्षिक मापन क्या होता है? सबसे पहले तो मापन मूल्यांकन में सहायक होता है। मूल्यांकन हम आगे आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे, बस इतना जान लिए कि मूल्यांकन जो होता है, मापन जो खाली मात्रात्मक होता है, खाली अंकों में व्यक्त करना होता है, लेकिन जो मूल्यांकन होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, ठीक। तो पहले मापन करते हैं तभी मूल्यांकन हो पाता है, ठीक। दूसरी बात, आप लोग जानते हैं, तब से परिभाषा से ही आप लोग पढ़ा है कि मापन में क्या होता है? आंकिक स्वरूप पाया जाता है, अंकों में व्यक्त किया जाता है, अंकों में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। फिर मापन क्या होता है? मूल्यांकन की अपेक्षा क्या होता है? कम खर्चीला होता है। और कि मापन अनंतता की स्थिति का पाया जाना, अंकों में इसमें व्यक्त किया जाता है तो अनंत भी इसमें आ सकता है, ठीक है। फिर किसी निरपेक्ष शून्य बिंदु का ना होना।
अब देखिए आगे चलिए तो फ्रेंड्स, आगे हम लोग का लास्ट टॉपिक है मापन से संबंधित शैक्षिक मापन के उद्देश्य। शैक्षिक मापन के उद्देश्य फ्रेंड्स, यहाँ एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जो किसी निरपेक्ष बिंदु का ना होना, अभी हमने बताया कि जो निरपेक्ष निरपेक्ष मापन होता है वह शैक्षिक मापन के लिए उपयोगी नहीं है, केवल वह भौतिक मापन के लिए उपयोगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो निरपेक्ष मापन शैक्षिक मापन में नहीं होता है। अब शैक्षिक मापन के उद्देश्य देखेंगे। देखिए, शैक्षिक मापन का उद्देश्य छात्रों के अर्जित ज्ञान का स्तर बढ़ाना, फिर सर्वांगीण विकास में सहायक, ठीक, विकास में बाधक तत्वों की पहचान करना, उसके बाद शिक्षण विधियों में विकास कर आधार तथा नवीन अधिगम सामग्रियों के चयन को प्रोत्साहित करना, योग्यता आधारित वर्गीकरण करना और परीक्षा प्रणाली में सुधार का आधार प्रस्तुत करना। मतलब एक बार जब हम अपने क्लास के बच्चों को जैसे उनका जब मापन कर लेंगे कि उन लोगों में कितनी प्रतिभा है, इसमें शैक्षिक मापन में हम लोग क्या करते हैं, छात्रों की योग्यताओं तथा उनकी क्षमताओं का क्या करते हैं, आंखिक मापन करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब उनका मापन कर लेंगे तो उनका योग्यता के आधार पे हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं कि कौन कौन अधिक क्षमता वाला है, योग्यता वाला है, कौन कम क्षमता योग्यता वाला है। उसके हिसाब से परीक्षा प्रणाली में सुधार कर सकते हैं। जब हम देखेंगे कि इस क्लास में ज़्यादा बच्चों की योग्यता कम है, तो हम उस हिसाब से अपनी शिक्षण प्रणाली में क्या करेंगे, सुधार करेंगे कि क्यों नहीं इन बच्चों को समझ में आ रहा है, चीज़ों को क्यों नहीं समझ पा रहे बच्चे, तो हम लोग उसके हिसाब से अपनी शिक्षा प्रणाली को चेंज करेंगे। ठीक, और सभी बच्चों के सर्वांगीण विकास मतलब सभी बच्चों के विकास में, सभी क्षेत्रों में विकास में हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक, और छात्रों के अर्जित ज्ञान का स्तर बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, हम एक बार फिर से पूरा देख लेते हैं कि शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। तो शैक्षिक मापन क्या कहते हैं, किसी छात्र की योग्यता 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 क्षमता को किसमें, अंक प्रदान करना। ठीक है, अंक में मापना क्या कहलाता है, शैक्षिक मापन कहलाता है। दूसरा और परिभाषा में शैक्षिक मापन क्या होगा कि किसी भी घटना को या विशेषता को, ठीक है, विशेषता को निश्चित नियमों के अनुसार अंक प्रदान करना। याद रखिएगा, अंक प्रदान कभी मत भूलिएगा, ये मात्रात्मक होता है। यह अंक प्रदान करना कभी नहीं भूलना आपको। अंक प्रदान करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। ठीक, मापन कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, निरपेक्ष मापन, सामान्यीकृत मापन और इब्सेप्टिव मापन। ठीक है, फिर कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, मापन करता, जिस वस्तु का मापन करना है, तथा मापन के उपकरण। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।